सामाजिक अनुसंधान में उपयोग में ली जाने वाली प्रमुख अध्ययन विधियों को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसूची विधि के बारे में। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात विषय से जुड़े वैध और विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना है। इन तथ्यों का संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची विधि भी है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची में पर्याप्त समानता है, लेकिन फिर भी अनुसूची विधि की अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं। इसके द्वारा हम साक्षात्कार और अवलोकन पर नियंत्रण रख सकते हैं। अनुसूची विधि वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछता जाता है और उसे भरता जाता है। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता। जैसे कि हमने प्रश्नावली विधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की एक सूची, जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं, वो डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजी जाती है और वह उसे भरकर वापस पुनः अध्ययनकर्ता को लौटाता है। लेकिन अनुसूची विधि के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जाता। प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए भी अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों ही विशेषताओं और गुणों को हम देख सकते हैं। अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों और जनगणना से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा संग्रहित तथ्यों में एक रूपता लाकर उनका गुणात्मक और संख्यात्मक मापन भी सरलता से किया जा सकता है। और यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सूचना की सजातीयता के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता समान प्रश्न पूछें और एक ही प्रकार की सूचना एकत्रित करें, जिसके लिए अनुसूची एक प्रमुख उपकरण है। अनुसूची एक फॉर्म के रूप में है जिसमें अध्ययन विषय से जुड़े प्रश्न और सारणियाँ होती हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। विभिन्न विद्वानों ने अनुसूची को परिभाषित भी किया है, जैसे कि बोगार्ट्स हैं। बोगार्ट्स ने कहा है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं और जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। गुडे और हार्ट ने भी अनुसूची विधि को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। डॉक्टर एम.एच. गोपाल ने कहा है कि अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत और नियोजित और क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। मैककॉर्मिक के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं है जिनका उत्तर देना उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से जुड़े प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के द्वारा सूचनादाता को पूछता और भरता है। अनुसूची विधि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, जैसे अनुसूची अध्ययन समस्या से जुड़े शीर्षक, उपशीर्षक और प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। अनुसूची एक प्रकार का प्रपत्र या फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। अनुसूची को भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और आमने सामने का संपर्क करता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। जैसे कि हमने प्रश्नावली विधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर लौटाता है, लेकिन अनुसूची विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं उसे भरता है, अवलोकन करता है, उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं।
अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि की यह दोष था कि प्रश्नावली का उपयोग हम केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही कर सकते थे। अशिक्षित उत्तरदाताओं का अध्ययन उसके माध्यम से नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अनुसूची विधि का प्रयोग हम शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए कर सकते हैं। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम में पूछा जाता है। उनमें क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती है। अनुसूची में घटनाओं का अवलोकन भी होता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे कि वह अध्ययन विषय से परे न हटे। अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में बड़े क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अनुसूची के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं। जैसे M.H. गोपाल ने अनुसूची के उद्देश्यों के बारे में कहा है कि इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप में निश्चित परिमाणात्मक और वैश्विक सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी जैसे एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रामाणिक और माप योग्य सूचनाएं प्रदान करती है और इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं। जैसे अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य है प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाएं संकलित करना। इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट करके उन्हें अनुमापन योग्य बनाना भी है। अनुसूची अध्ययन समस्या के बारे में वैश्विक सूचना संकलित करती है और तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अनुसूची स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन करती है। अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। वह कुछ तथ्य भूल सकता है, इसलिए इसमें प्रश्न लिखित में होते हैं जिन्हें हाथों हाथ सूचनादाता से पूछकर भरना होता है और इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूची के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेड्यूल। लुंडबर्ग ने 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करने वाली अनुसूचियाँ, और इसके भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित अनुसूची, जिन व्यक्तियों के पास वांछित तथ्य उपलब्ध हैं उनके साक्षात्कार पर आधारित अनुसूची। तीसरा, बिना साक्षात्कार के प्रश्नावलियों पर आधारित अनुसूची। अभिवृत्तियों और विचारों का निर्धारण एवं मापन करने वाली अनुसूचियाँ, और सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति और कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियाँ। इसके अतिरिक्त पीवी यंग ने भी 4 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है, जैसे अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। सबसे पहला प्रकार है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अध्ययनकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वो सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। इस प्रकार से ये अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन गाइड भी कहते हैं। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी चाहिए इसका मार्गदर्शन समय समय पर करती रहती है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग डोरोथी टॉमस और शार्लेट बुटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, विशेषताएं हैं। अवलोकन अनुसूची अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण की शक्ति प्रदान करती है। ये विषयात्मक अभिलेख को संभव बनाती है। अवलोकन अनुसूची प्रमापीकरण को भी संभव बनाती है। ये विषय क्षेत्र को सीमित करने और
आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में भी सहायक होती है। दूसरा प्रकार है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास और अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन के लिए किया जाता है। सामाजिक समस्याओं और घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण और तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। समाजमिति अध्ययनों, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भी इनका काफ़ी प्रयोग हुआ है और इसमें सूचनादाता की पसंद नापसंद और पक्ष विपक्ष के विचारों को जानना होता है। तीसरा प्रकार है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें अलग अलग प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों और अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे कि आत्मकथा, डायरियाँ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावना हो। अगला प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। पीवी यंग ने कहा है कि किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली या उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक और बाहरी समस्याओं और कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इसी प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों से पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। अगला प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इसमें निश्चित प्रश्न या खाली सारणी दी हुई होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछकर भरता जाता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है। इनमें प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण और सारणीकरण बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहित सामग्री की जांच या अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे इसके द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती है। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है। कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साक्षात्कार अनुसूची की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसमें उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अतः उसे विचार विमर्श और सलाह मशविरा का समय नहीं मिलता। उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर देने से पहले यदि वो विचार करना चाहता है, किसी से सलाह लेना चाहता है, तो उसका समय उसे अनुसूची विधि के अंतर्गत नहीं मिलता है। ये इसकी एक सीमा या दोष कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनाएं सत्य, विश्वसनीय और प्रामाणिक नहीं हो पाती हैं। सूचनाओं को लिखने में अध्ययनकर्ता का पक्षपात आने की संभावना भी रहती है। अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को लिखने और प्रश्नों के उत्तरों के निशान लगाने में त्रुटि कर सकता है। इसके द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन हो सकता है। समय, श्रम और धन की दृष्टि से ये खर्चीली विधि है। सभी सूचनादाताओं से संपर्क संभव नहीं हो पाता। सर्वगुण संपन्न अनुसूची का निर्माण करना भी कभी कभी अध्ययनकर्ता के लिए असंभव है।